हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम द क्लास 10th स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। और ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ये तो आप पहले से भी थोड़ा बहुत जानते होंगे, 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग आज थोड़ा सा 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ेंगे। और नॉट ओनली 10th स्टैंडर्ड, हम लोग इसको थोड़ा सा हल्का सा एडवांस लेवल भी पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में कुछ भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आपको एंट्रेंस वगैरह देना हो तो आपको हर एक क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनकी बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स की बॉन्ड कैसे बनते हैं, उनकी बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, उनके बीच में कैसा बॉन्ड होता है, उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स की कि वो किस किस चीज़ से रिएक्ट करके क्या क्या बनाते हैं। ओके, और इसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे, हम मेटलर्जी का पोर्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मेटल्स जो हैं वो उनकी एक्सट्रैक्शन कैसे होती है। मतलब अर्थ क्रस्ट से लेकर के, मतलब अर्थ क्रस्ट से निकालने से लेकर के उनकी प्योरेस्ट फॉर्म में लाने तक, मतलब अर्थ से निकाल के उनकी प्योरेस्ट फॉर्म तक लाने में जितने भी स्टेप्स लगते हैं, जिस जिस प्रोसेस होते हैं, अलग अलग मेटल्स के लिए हम अलग अलग प्रोसेस करते हैं। हर एक मेटल के लिए एक सा प्रोसेस नहीं होता है, उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उनकी अलग अलग प्रोसेस होते हैं उनके एक्सट्रैक्शंस में। ठीक है, तो वी विल स्टडी ऑल दिस इन दिस चैप्टर। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा अच्छे से, पूरे चैप्टर्स को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका 10th स्टैंडर्ड का एक भी टॉपिक जो क्वेश्चन हो और जो आपको इस चैप्टर से पूछा जाए, और ऐसा नहीं होगा क्या वो आपको नहीं आता हो, तो प्लीज़ वॉच दिस। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जैसे कोई भी चीज़ होती है ना, कोई भी चीज़ होती है, तो कोई भी चीज़ को हम लोग अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ एसी। अगर मैं एसी को डिवाइड करना चाहूँ तो एसी को हम लोग दो तरह के उसके मॉडल पे बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, कि वो विंडो एसी है कि वो स्प्लिट एसी है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग एसी को इसके बेसिस पे डिवाइड भी कर सकते हैं कि एसी जो है हमारा वो कौन सी कंपनी का है। लेट्स सपोज करो वो वोल्टास का है कि वो डाइकिन का है या वो सैमसंग का है, कौन सी कंपनी का है। इन द सिमिलर वे मैटर आप पहले से फैमिलियर हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। आप पहले से पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। ओके, तो अभी हम बात करते हैं कि मैटर को हम लोग अलग अलग बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैटर, जितना भी मैटर होगा या तो वो लिविंग होगा या वो नॉन लिविंग होगा, हम उसकी इसके बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड द थिंग्स लाइक, हम लोग उनकी स्टेट पे भी डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। ओके, अभी हम लोग वो दो बाकी की जो स्टेट हैं, ब्लैक मिनिस्टर फ्लोरेंस और तुम्हारा एक और थी प्लाज्मा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। हम लोग जो मेन 3 पढ़ते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ओके, और इसके अलावा आपने जितने भी मैटर्स हैं उसको आप या तो कंपाउंड, एलिमेंट और मिक्सचर के बेसिस पे भी आप मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है ना एलिमेंट्स, वही उसी चीज़ को हम लोग को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। मतलब जो मैंने मैटर को डिवाइड किया है वो 3 पार्ट में, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। ओके, तो वो जो एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स है उसको हम लोगों ने में से जो एलिमेंट्स है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो क्या है मेटल्स, एक क्या है मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, इसको हम लोग इतना नहीं पढ़ना है डिटेल में, लेकिन इन दोनों को हमें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो मेटल्स है और नॉन मेटल्स है, इसको हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है मेटल्स और क्या होता है नॉन मेटल्स। ठीक है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एलिमेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। ओके, तो व्हाट आर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो सिंपली एन एलिमेंट इज द प्योरेस्ट सब्सटेंस। एक एलिमेंट जो होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस मतलब प्योर फॉर्म होगी किसी भी सब्सटेंस की प्योर फॉर्म अगर हम बोलेंगे उसको हम लोग क्या, और जिसमें सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम्स हो। मतलब सिमिलर काइंड ऑफ एटम का मतलब हुआ जैसे आपने एक आयरन एक एलिमेंट लिया, ठीक है, आयरन एक एलिमेंट है, तो आयरन की जो स्ट्रिप होगी उसके अंदर सारे आयरन के ही एटम्स होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
और वो सारे एटम्स जो होंगे वो सब सिमिलर होंगे, एक से होंगे, ऐसे नहीं कि अलग अलग हो रहे हैं, कोई किसी के अंदर कोई अलग, मतलब सब दे विल बी सिमिलर काइंड्स के होंगे, ठीक है, इसी तरह से। और उसके साथ साथ सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम के साथ साथ अगर मैं एक और बात बोलूँ कि एटम्स की करेक्टरिस्टिक्स जो होगी वो भी सिमिलर होगी। मतलब अगर मैंने बोला कि हाइड्रोजन गैस, एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस अगर हमने मेटल की रिएक्शन एसिड से करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करी है, तो एक इस तरह से भी हम लोग हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोग हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन गैस का जो एटम होगा, जो एसिड से प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस, वो उसका एटम, और जो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी उसके एटम में डिफरेंस होगा। नहीं, वो कोई सा भी किसी भी तरह से उसको प्रोड्यूस किया गया, उसका प्रोडक्शन हुआ हो, लेकिन उनके सिमिलर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स सबकी सेम रहेगी। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स आर सिंपली द प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसमें सिमिलर काइंड के एटम्स हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। और उनको आप फर्दर मतलब ब्रोक नहीं कर सकते, जो एटम्स होंगे आप फर्दर उनको बाय केमिकल रिएक्शंस से या केमिकल चेंज से आप उसको ब्रोक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, ठीक है, समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर वाटर का एग्जांपल लिया, वाटर, आपने इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई और ऑक्सीजन गैस की प्रोडक्शन हुई। तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस थी वो ऑक्सीजन से अलग हुई है, ऑक्सीजन से जो बॉन्ड था वो उससे अलग हुई है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन के जो एटम्स हो वो ब्रोक कर गए, वो फर्दर ब्रोक कर गए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो एलिमेंट समझ में आया? एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स आर सिंपली प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसके पास सिमिलर काइंड से एटम्स हो, और उन सारे एटम्स वो चाहे किसी भी तरह की प्रोडक्शन से बने हो, वो एटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। अब नाउ वी हैव डिवाइडेड दी एलिमेंट्स इनटू 3 पार्ट्स। वन इज मेटल्स, non-metals and metalloids. This is very very important. You need to study this one in very detail. हम लोग अभी पढ़ेंगे metalloids को, हम लोग नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है सिर्फ metals और non-metals के बारे में। तो चलिए अब हम लोग metals के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि metals क्या होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई कि metals क्या है? metals एलिमेंट्स हैं, एक तरह के एलिमेंट्स है जिसको, मतलब यहाँ मेटल्स क्या है या नॉन मेटल्स क्या है या मेटलॉइड्स क्या है, वो सब एलिमेंट्स हैं, वो सब प्योर फॉर्म है सब्सटेंस की। हमने एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ओके, नाउ वी स्टार्ट व्हाट आर मेटल्स। ओके, तो हम लोग बात करते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स आर दी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमने सिंपल लिखा है दीज आर द एलिमेंट्स विच पजेस दीज करेक्टरिस्टिक्स, या ये करेक्टरिस्टिक्स उनके पास फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? देखो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एसिड जो होते हैं वो जब तक अपनी एसिड की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे जब तक वो H+ आयन को रिलीज़ ना करें। इन द सिमिलर वे मेटल्स भी जब तक मेटल्स की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे जब तक वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ ना करें। मेटल की प्रॉपर्टी जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से होती है, ठीक है। अगर मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो वो मेटल की प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो सबसे पहले मतलब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स के जो एटम्स होते हैं उनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरली, एक्सेप्ट जैसे कि हमने हाइड्रोजन को छोड़ दिया। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज मेटल, ठीक है। और इसी तरह से हीलियम एक नोबल गैस है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी एक क्या है, एक्सेप्शन है कि वो भी एक मेटल नहीं है, ठीक है। बाकी हम बोलते हैं कि क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसलिए ये ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 281 सोडियम है, ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, एटॉमिक नंबर होता है 11। ओके, तो अभी अगर सोडियम है तो सोडियम को अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए नियरेस्ट नोबल गैस की, देखो हर एक एलिमेंट ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, ठीक है। यानी कि जैसे मैं बोलूँ तो यहाँ पर हमारे पास सोडियम है तो सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? नियरेस्ट नोबल गैस है हमारे इसकी नियॉन, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है, 10 होता है। तो नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कैसे लेगा? जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 2 8। ओके, इन द सिमिलर वे मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, मतलब इसको लूज़ करना, ये 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है अपने आउटर मोस्ट शेल में। अब ये बताओ ये 2 लूज़ करे या 6 को गेन करे?
तो 6 को गेन करना मुश्किल है, 2 को लूज़ करना आसान है। दैट्स वाई मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इजीली लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि उनको लूज़ करना आसान है रादर देन गेन करना। ठीक है, तो हम बोलेंगे दे जनरली फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। जब इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो कैसा आयन बनेगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनेगा। जैसे अगर सोडियम है, सोडियम के आउटर, अगर मैं सोडियम के एटम की बात करता हूँ, ये हमारे पास सोडियम का एटम है, ठीक है, इसके पास यहाँ पर 11 तो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन से 11, और प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, तो इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10, यानी इसके पास बचे 10 नेगेटिव चार्ज और 11 पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन तो कोई नहीं लूज़ करता, दैट्स वाई इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास इट विल गेन 1 पॉजिटिव चार्ज। इन द सिमिलर वे इफ इट लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे तो ये बना देगा Mg2 पॉजिटिव, और जब ये Mg2 पॉजिटिव बनाएगा तो इसके पास हो जाएगा Mg28 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगी 28। तो सिंपल वे में मैं बोलूँ तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और ये क्यों करते हैं लूज़? क्यों करते हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ही ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं। अगर मोर देन 4 से ज़्यादा होंगे तो अब गेन करते हैं, वो नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। क्यों लूज़ करते हैं? इसलिए लूज़ करते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इजीली लूज़ कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देंगे, 2 को लूज़ कर देंगे, 3 को लूज़ कर देंगे। ठीक है, गेन करना मुश्किल है। ठीक है, तो दैट्स वाई इन ऑर्डर टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे यूजुअली लूज इलेक्ट्रॉन्स, और इसी वजह से वो मेटल वाली प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, तो दे जनरली फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केटाइंस बोलते हैं। जैसे Na पॉजिटिव हो गया, कैल्शियम 2 पॉजिटिव हो गया, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन हो गया, जिंक 2 पॉजिटिव आयन हो गया। तो दिस तरह के वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं। ओके, इसके साथ साथ दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि लो आयनाइजेशन एनर्जी, ये क्या चीज़? अब सर बोलेंगे सर ये क्या चीज़ है भाई, लो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? बेटा आयनाइजेशन एनर्जी कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, एक एटम। ये वो एनर्जी होती है जब कोई एक एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने के लिए लेता है, यानी कि द एनर्जी प्रोवाइडेड टू एन एटम, आइसोलेटेड एटम, जो कि गैशियस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, बस अभी फ़िलहाल इतना याद रखो कि अगर आउटर मोस्ट शेल से, किसी के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, उसमें जो एनर्जी देनी होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो इनको, क्योंकि ये तो खुद चाहते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अटेंड करना, ये तो खुद चाहता है कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, तो ये कम से कम एनर्जी में जो है अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। मतलब इट विल नॉट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, नहीं चाहिए होगी इसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नॉन मेटल लेता हूँ, क्लोरीन, एग्जाम्पल मैं क्लोरीन का लेता हूँ। ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 287। ठीक है, 17 एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287। अब ये बताओ, एक तो इसको खुद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो ये बन जाएगा 288। ओके, इसको तो खुद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को खुद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए गेन करने के लिए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, लेकिन अगर मैं इसको गेन ना करवाने की बजाय इसमें से एक और निकाल लूँ, यानी कि इसको मैं 286 पर लेके आ जाऊँ, तो बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जब स्टेबिलिटी की तरफ हर चीज़, हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए, तो स्टेबिलिटी केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर केमिस्ट्री में हर चीज़ स्टेबिलिटी के ऊपर चले, सारी केमिकल रिएक्शंस स्टेबिलिटी के ऊपर होती हैं, हर एक चीज़ स्टेबिलिटी के ऊपर होती है, बहुत सारे एक्सेप्शन स्टेबिलिटी के ऊपर होंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। सो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई एक एलिमेंट है, उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने में स्टेबिलिटी मिल रही है तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा आसानी से। अगर उसको लूज़ करने में स्टेबिलिटी मिल रही है तो वो आसानी से लूज़ करेगा। तो मेटल्स जो होते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो दे कैन ईजिली लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द स्टेबिलिटी, टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टू द नियरेस्ट नोबल गैस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि ये इनकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। वाई दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी? फिर से एक बार, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, यानी एक आइसोलेट करके, अलग करके गैशियस एटम में से जितना उसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी, जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे मेरे पास ये सोडियम है। ठीक है, सोडियम सॉलिड फॉर्म में है, पहले मैं इसको गैस में कन्वर्ट करूँगा, सोडियम को पहले मैं गैस में कन्वर्ट करूँगा। ये मैं अलग से हीट दे रहा हूँ, ये मेरा अपना वो है, लेकिन अब ये गैसियस फॉर्म में से
इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, यानी इसको Na पॉजिटिव लाना और एक इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है। इसमें जितनी एनर्जी मैंने दी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मेटल्स के बारे में जानने की, मेटल्स के एटम्स के बारे में थोड़ा सा समझ में आया कि मेटल्स क्या होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं कि मेटल्स की और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन लिख ली है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन को लिख लिया है, जो कि बहुत आसान है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने से में जितनी एनर्जी लगेगी फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम, यानी कि एटम है उसको आइसोलेट कर दो, बिल्कुल अलग रख दो, किसी दूसरे एटम के कॉन्टैक्ट में नहीं होना चाहिए, दूसरे एटम के पास में नहीं होना चाहिए, आइसोलेट कर दो और उसको गैशियस फॉर्म में लेकर आने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है हमारे पास, सोडियम को पहले सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करो, फिर गैस से में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें। तो जितनी एनर्जी अब लगेगी गैस की फॉर्म में आने के बाद, पहले तो हमने दी है वो अलग है, लेकिन उसको गैस में आने के बाद जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। एक और प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि मेटल्स का जो साइज़ होता है ना, एटॉमिक रेडियस, एटम्स का जो रेडियस होता है एटम, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये मेटल्स के एटम और नॉन मेटल के एटम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स कैसे होते हैं, क्या होता है, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। तो दे पजेस लार्जर एटॉमिक रेडियस देन नॉन मेटल्स इफ़ द नंबर ऑफ शेल आर फिक्स्ड, यानी कि अगर नंबर ऑफ शेल फिक्स्ड है, सपोज करो 3 शेल का हमारे पास मेटल का है और 3 शेल वाला हमारे पास नॉन मेटल का एटम है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन एंड सोडियम दोनों के पास 3 शेल होते हैं, इसके पास होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है 287। तो यहाँ पर जो नॉन मेटल्स का जो एटम का साइज़ होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, क्लोरीन के एटम से। क्यों होगा ये हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, वहाँ पे हम लोग हर एक एलिमेंट्स के बारे में ढंग से पढ़ेंगे, मतलब जो हमारे सिलेबस में है, तो ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब एक और टर्म आती है हमारे पास स्ट्रेटेजिक मेटल्स, तो हम लोग उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट आर स्ट्रेटेजिक मेटल्स, ओके। तो हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास है स्ट्रेटेजिक मेटल्स। स्ट्रेटेजिक मेटल्स क्या होते हैं, सिंपली जैसे मेटल्स लाइक टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज हो गए ये, ठीक है। ये जो मेटल्स होते हैं ना, ये कंट्री की इकनॉमी, डिफेंस के इक्विपमेंट्स बनाने में, मतलब कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब कोई कंट्री डेवलप करती है तो उसकी इकनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, उसकी इकनॉमी अच्छी होनी चाहिए, उसका डिफेंस अच्छा होना चाहिए, उसके साइंस के प्रोजेक्ट्स वगैरह जो साइंस के काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, मतलब उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो मेटल्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपनी की, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, और इन मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक मेटल्स बोलते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मेटल्स जो हैं, मेटल्स सच एज टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जिंक्रोनियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज इकनॉमी, कंट्री की इकनॉमी में अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड डिफेंस, और डिफेंस में। दीज मेटल्स एंड देयर अलॉयज़, ये मेटल्स और इनके अलॉयज़ जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं किस में, एटॉमिक एनर्जी में, वेपन्स बनाने में। एटॉमिक एनर्जी नॉट ओनली इट इज़ यूज इन फॉर द वेपन्स के पर्पज़ पे नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और बहुत सारी काम में जो है एटॉमिक एनर्जी को हम लोग यूज़ करते हैं। स्पेस साइंस प्रोजेक्ट में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जेट इंजन्स, डिफेंस इक्विपमेंट में ये यूज़ किए जाते हैं। तो इस पर भी कई बार सवाल आ जाता है कि व्हाट आर स्ट्रेटेजिक मेटल्स, तो आपको याद होना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक मेटल्स जो हैं वो ये होते हैं, ओके। तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ओके।